इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बधाई। आप सभी जानते हैं कि आज विश्वविद्यालय की स्थापना का यह 13वां दिवस है, या यूं कह लीजिए 13वीं स्थापना दिवस। 13 वर्ष हो गए अपने विश्वविद्यालय के, और हमने एक अच्छी यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जो बहुतों के लिए अनुकरणीय है, बहुतों के लिए आदर्श है और बहुतों के लिए नमन करने योग्य है। जब किसी अंचल में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो उस स्थापना के साथ बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, शासन के ध्येय जुड़े होते हैं और लोगों का भविष्य जुड़ा होता है। जिस समय इस विश्वविद्यालय की इस अंचल में स्थापना हुई तो एक अनुमान किया गया था कि आने वाले दिनों में इस विश्वविद्यालय का ऐसा स्वरूप निखरेगा जिसे देखने के लिए लोग लालायित होंगे, और जहां पढ़ने की आकांक्षा दुनिया भर के विद्यार्थी करेंगे, साथ ही वहां कार्य करने की अभिलाषा सभी योग्य लोगों में होगी। यह विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के 2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी, और दूसरा यह विश्वविद्यालय जहां मैं आप लोगों से संवाद कर रहा हूं। वस्तुतः 13वें स्थापना दिवस समारोह को मुझे बहुत धूमधाम से मनाना था, लेकिन जो आज का परिवेश है, आज की आपदा है, उसमें केवल आप लोगों से संवाद की ही स्थिति बन रही है। मैंने सुबह ही अपने संदेश के माध्यम से उन सभी का स्मरण किया, उन सभी को नमन किया जिसकी इस विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा के साक्षी रहे हैं और जो इस विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा में सहभागी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच कार्य करने का मुझे अवसर मिला, और उस अंचल में अवसर मिला जिसे रेवा खंड कहते हैं। इसका विवरण और इसकी प्रशंसा स्कंद पुराण में बहुत ज्यादा की गई है। यहाँ आने के लिए हमारे जैसे लोगों की उत्कट अभिलाषा होती है और लालसा होती है। यहाँ आकर के वह मेरी लालसा पूरी हुई। मां नर्मदा का जल देखने मात्र से इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है कि लगता है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे अरण्य क्षेत्र में, जिसे अमरकंटक का अरण्य क्षेत्र कहते हैं, साल के वन, चीड़ के पौधे, आम्रकूट, जिसका उल्लेख कालिदास के मेघदूत में हुआ है, उसके बीच में घूमने से प्रकृति के उपागम आपको किस तरह से संपन्न करते हैं, ऊर्जा से, उत्साह से, शक्ति से, सामर्थ्य से, इसका बोध होता है। मुझे वस्तुतः इन सभी का बोध हो रहा है। मुझे खुशी है कि आप जैसे सक्रिय और रचनात्मक वृत्ति के लोगों के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। जब एक संस्था की विचार यात्रा और व्यवहार यात्रा आरंभ होती है तो उसके कई पड़ाव होते हैं, और उस यात्रा में सहयोग करने वाले बहुत लोग होते हैं। जो लोगों की शुभकामनाएं होती हैं वह पाथेय की तरह होती हैं। मुझे इस बात का सुख है, संतोष है कि मेरे पास जो पाथेय है वह मुझे अनथक कार्य करने की शक्ति देता है। उस अंचल में विश्वविद्यालय अवस्थित है जिसे आदिवासी अंचल कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो शुचिता के लिए जाने जाते हैं, जो परंपरागत ज्ञान के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका सीधे प्रकृति से संवाद होता है जो अन्यथा नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के बीच में होना भी एक सुख की बात है और एक गौरव की बात है। मुझे लगता है कि ऐसा परिवेश आदमी को
वह सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है जिसे निर्माण परक कार्य कहा जाता है, जिसे योजनाओं को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलने का कार्यक्रम कहा जाता है। यह सब कुछ ऐसा मिलता है। यह रेवाखंड, यह अमरकंटक, साल का वन, आम्रकूट, नर्मदा, जोहिला, अरंडी, सोनभद्र जैसी मान्य नदियां जहां होना बहुत पुण्य की बात है, ऐसे परिवेश में जब हम होते हैं तो केवल और केवल सुचिता का भाव हमारे अंदर होता है। मुझे खुशी है कि आप सब सुचिता के पुंज हैं और आप लोगों के सुचिता के प्रकाश से मैं स्वयं अपने को प्रकाशित मानता हूं। आज के दिन मैं उन लोगों का विशेष रूप से ध्यान करता हूं जिन लोगों ने किसी न किसी रूप में इसकी रचना प्रक्रिया में भाग लिया है, जिन लोगों ने किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय को आकार और प्रकार दिया है। सरकार, सत्ता, व्यवस्था जिसकी इच्छा से ऐसे संस्थान बनते हैं, तो ऐसे में सरकार का कुछ भरोसा होता है, कुछ विश्वास होता है। जो देश के कर्णधार होते हैं उनकी कोई योजना होती है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से संबंधित क्षेत्र राष्ट्रीय फलक पर अवस्थित होगा और विश्वविद्यालय देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित करने का काम करेगा। यही ध्येय होता है एक विश्वविद्यालय की स्थापना में। विश्वविद्यालय में पढ़ना, विश्वविद्यालय में पढ़ाना और विश्वविद्यालय में सेवा करना, यह संचित कर्म का फल होता है। संचित कर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ऐसे कर्मवीर आप लोग हैं। आप लोगों के कारण ही विश्वविद्यालय ने इतनी अल्प अवधि में बहुत अधिक प्रगति कर ली है। इस प्रगति को मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। आप मेरी केवल भावनाएं समझ सकते हैं कि मैं कितना आह्लादित हूं आप लोगों के बीच में कि यहां आकर हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है उसका बोध होता है। यह परंपरा किस तरह सनातन बन जाती है इसका बोध होता है और इस परंपरा से कैसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है इसका बोध होता है और इस परंपरा से कैसे सत्यनिष्ठ बना जाता है इसका बोध होता है। इस अंचल में आकर प्रगति के मानक क्या होने चाहिए इसका बोध होता है। लोगों के चेहरे पर इनोसेंस क्या चीज होती है, भोलापन, पवित्रता। यहाँ के निवासियों को जब आप देखेंगे तो इनोसेंस का भाव दिखता है जो दुर्लभ होता है। मनुष्य जब बहुत ज्यादा प्रगति कर लेता है, बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त करता है, तो तुलनात्मक रूप से उसके चेहरे का इनोसेंस कम होता चला जाता है। वो बिरले होते हैं जिनके चेहरे पर आजीवन इनोसेंस का भाव दिखता है। वह यहाँ के लोगों में अस्थायी रूप से है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाना यह सौभाग्य की बात है। वस्तुतः परंपरागत ज्ञान, चाहे वह शास्त्र के संदर्भ में हो, चाहे वह औषधि के संदर्भ में हो, चाहे वह संस्कृति के क्षेत्र में हो और चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, इसका संरक्षण और संवर्धन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही ध्येय लेकर के यह विश्वविद्यालय स्थापित है। तात्कालिक इसका ध्येय इस क्षेत्र के उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाना है जो ऐसे संस्थान के अभाव में शिक्षा और ज्ञान की मुख्य धारा में नहीं आ पाते। जब विश्वविद्यालय खुलता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब विश्वविद्यालय चलने लगता है तो रोजगार की दिशा में अपना विकल्प रखना है, इसका अवसर लोगों को मिल पाता है। यह इस विश्वविद्यालय से होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आज की तारीख में देश का अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। यहाँ ज्ञान विज्ञान की जितनी विधाएं हैं सबका सम्यक अध्यापन होता है। देश भर से आए हुए विद्यार्थी जो विभिन्न अंचलों से आए हैं उन्हें ज्ञान की सभी विधाओं से अवगत होने का सुअवसर मिलता है। मैं कह सकता हूं यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है
जहां चिंतन, मनन, ध्यान और अनुसंधान की पर्याप्त व्यवस्था है और सभी विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त अवसर मिलता है। यह अद्भुत योग है और आप कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पहली कक्षा से लेकर अनुसंधान के स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। आप जब यहाँ के मॉडल ट्राइबल स्कूल को देखेंगे तो लगेगा कि बच्चों में संस्कृति और संस्कार किस तरह से कूट कूट कर भरा है, वह कैसे हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे जो भारत की मान्यताएं हैं, भारतीयता की मान्यताएं हैं, भारतीय सद्गुण की मान्यताएं हैं, उसके विस्तार में सहायक होंगे। आप जब यहाँ सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थियों को देखेंगे तो उमंग, उत्साह, उछाह क्या होता है इसका बोध होने लगता है। और जब उच्च शिक्षा में अध्ययनशील विद्यार्थियों से आप मिलते हैं तो लगता है मेधा क्या होती है, प्रज्ञा क्या होती है, बुद्धि क्या होती है और इसका सदुपयोग कैसे किया जाता है। प्रयोगशालाओं में काम करने वाले विद्यार्थी, कक्षाओं में मनन पूर्वक ध्यानस्थ विद्यार्थी, इनको देखकर लगता है कि हमारे देश का वर्तमान तो बहुत अच्छा है ही, भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। मैंने अद्भुत देखा विद्यार्थियों के अंदर यह भाव कि हमें पढ़ना है, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है। कारण उन्हें अपने परिवार का ध्यान है, उन्हें अपने संस्कार का ध्यान है, उन्हें अपने समाज का ध्यान है और सर्वोपरि उन्हें राष्ट्र का ध्यान है कि भारत को दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाना है। यह यहाँ के विद्यार्थियों के अंदर भाव है जो सहज रूप से विकसित हुआ है। इसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। हर विद्यार्थी के मन में है कि हम भारतीय हैं, इसका हमारे अंदर गौरव है और भारत को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाना है, यह हमारा ध्येय। हर विद्यार्थी के मन में भाव होता है। यह देखकर अतिशय प्रसन्नता होती है। जब शिक्षकों से संवाद का अवसर मिलता है तो लगता है कि हमारे शिक्षक भी आदर्श विद्यार्थी हैं। अध्यापन की अद्भुत कला, विद्यार्थियों से संवाद की अद्भुत कला और साथ ही विद्यार्थियों की तरह ही सीखने का अद्भुत भाव उनके अंदर है। वस्तुतः एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो आजीवन विद्यार्थी हो। यह यहाँ के शिक्षकों में देखा। तो ऐसे शिक्षक ही ज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल होते हैं। यहाँ जिन शिक्षकों के पास विज्ञान, कला, साहित्य से संबंधित या फार्मेसी से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट लगभग पूर्ण हो गए हैं और बहुत सारे पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। ये वे प्रोजेक्ट हैं जिससे मानवता का बहुत कल्याण होने वाला है। इस विश्वविद्यालय में मैंने देखा, जो मैं मान करके हमेशा चलता रहता हूं, कि प्रयोगशालाओं में जो कार्य हो रहे हैं वो जमीन पर उतरने चाहिए। मैंने आरंभिक दिनों में जब मैंने अपनी पारी यहाँ से आरंभ की तो कहा था कि प्रयोग तो फ्रॉम लैब टू लैंड होने चाहिए, जो इसकी उपलब्धियां हैं। मुझे देखकर अतिशय खुशी होती है कि हाँ, उन विषयों पर प्रयोग हो रहे हैं जो वस्तुतः इस लैंड के लिए बहुत ज्यादा उपादेय हैं। आज की तारीख में जो त्रासदी दुनिया झेल रही है उसके निराकरण के उपाय इस विश्वविद्यालय में ढूंढे जा रहे हैं। वायरस पर, बैक्टीरिया पर बहुत सारे अनुसंधान कार्य हो रहे हैं और मुझे इस बात से ज्यादा खुशी होगी कि आने वाले कुछ ही समय में हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग को परिणाम तक ले जाने की स्थिति में होगा, जिससे मानवता का बहुत कल्याण होगा और अपने देश का भी बहुत ज्यादा नाम होगा। यह ध्येय होना चाहिए सभी का कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा विश्वविद्यालय केवल परिसर तक सीमित नहीं होता। हमारा विश्वविद्यालय संपूर्ण परिवेश को प्रभावित करता है और परिवेश से प्रभावित होता है। केवल रोजगार का सृजन कर देना ही ध्येय नहीं होता, रोजगार सृजित करने वाले लोगों का सृजन करना भी हमारा ध्येय होता है। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाते समय इस बात का बोध कराया जाता है कि आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करना है, अग्रणी होना है, आदर्श बनना है और मानक बनना है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे जो दक्ष शिक्षक हैं, ख्यातिलब्ध आचार्य हैं, विद्यार्थियों के साथ निरंतर संवाद करते हैं और यह संवाद आज जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही तो ऑनलाइन मोड से निरंतर किया जा रहा है
और सारे विद्यार्थी निरंतर हमारे शिक्षकों के संपर्क में हैं। जो भारत सरकार के निर्देश हैं उनका पालन हो रहा है। जो माननीय मानव संसाधन मंत्री जी हैं उनकी इच्छा, उनके निर्देशों का पालन हो रहा है ताकि अध्यापन की दुनिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। इसका हमें निरंतर ध्यान रहता है। आज की जो समस्या है जिसका समाधान केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुधा संदेश देते रहते हैं, उसका अक्षरशः अनुपालन हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में होता है। मुझे इस बात से बेहद खुशी होती है कि हमारे शिक्षक, हमारे अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के नियमों का तो पालन करते ही हैं, सत्यनिष्ठ होकर अपने दायित्वों का निर्वहन तो करते ही हैं, समर्पित भाव से विश्वविद्यालय के उन्नयन में तो लगे ही हैं, लेकिन जो शासन के निर्देश होते हैं, जो सरकार की अभिलाषा होती है, उसका भी पूर्णतः अनुपालन करते हैं। इसलिए कि हम एक इकाई के रूप में पूर्णता के अंश हैं, हमें इस बात का निरंतर ध्यान रहता है। तो ऐसे शिक्षकों के साथ काम करना, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ काम करना और ऐसे जिज्ञासु विद्यार्थियों के बीच में रहना एक बहुत संतोष का विषय होता है। विश्वविद्यालय का ध्येय होता है अध्यापन, अनुसंधान, उसके आयाम हैं। विद्यार्थी पढ़े, अनुसंधान करें, शिक्षक पढ़ाएं, अनुसंधान कराएं, यह तो चलता रहता है। यह विश्वविद्यालय की रचना प्रक्रिया है, कार्य प्रणाली है, जो निरंतर चलते रहना है। आज जितनी विधाएं हैं ज्ञान विज्ञान की, उसके पठन पाठन की सम्यक व्यवस्था है, लेकिन भविष्य में इस व्यवस्था को और विस्तारित करना है। इसलिए कुछ योजनाएं हैं जिन्हें पूरा करना है। आने वाले दिनों में वैदिक साइंस का एक संकाय यहाँ खोला जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ परंपरागत ज्ञान अनुसंधान के जितने भी मानक ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन होगा। उन ग्रंथों के आधार पर अनुसंधान की नई प्रणाली विकसित की जाएगी और यह देखा जाएगा कि हम परंपरा को आधुनिकता से जोड़ें, आधुनिक विज्ञान को अतीत के विज्ञान से जोड़ें, तो इससे मानवता का कितना अधिक से अधिक कल्याण हम कर सकते हैं। यह योजना है। हमारे विश्वविद्यालय में सब कुछ है, लेकिन चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास एक छोटा हेल्थ सेंटर है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ बहुत ज्यादा सेवा भाव रखते हैं और लगे रहते हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा चिकित्सालय कैंपस में होगा, इसकी व्यवस्था हमें करनी है और इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह तो इस परिसर में रहने वाले लोगों के लिए है। बाहर जाने के लिए बहुधा निजी साधनों का प्रयोग करना होता है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, पेट्रोल डीजल, इसके लिए हमें बाहर जाना होता है। इसकी भी व्यवस्था परिसर में होनी चाहिए, यह हमारे विचार में है। जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस अंचल में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन के लिए कोई बड़ा केंद्र नहीं है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में अपना एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी प्रक्रिया आरंभ की गई है और जिस दिन वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, मुझे बहुत संतोष होगा कि इस पूरे अंचल को व्याधि रहित करने की दिशा में, भगवान न करे कभी किसी को कोई व्याधि हो, लेकिन कदाचित अगर ऐसा हो जाता है तो होता ही रहता है। आप सब जानते हैं, कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम, कि शरीर तो व्याधि का मंदिर है, कौन देवता कब उत्पन्न हो जाए नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे देवताओं के लिए भी जरूरी है कि हमारे पास उत्कृष्ट कोटि का एक ऐसा संस्थान हो जहां किसी भी प्रकार की समस्या जो स्वास्थ्य से संबंधित है उसका निराकरण किया जाए। वह खुलने से रोजगार का अवसर मिलेगा, यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, जो कतिपय कारणों से बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बहुत ज्यादा अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि उस मेडिकल संस्थान में यहाँ जो वनस्पतियां हैं, जिन्हें हम औषधि वनस्पतियां कहते हैं, जिनकी पत्ती औषधि है, जिनका छाल औषध है, जिनकी जड़ औषधि है, जिनका पुष्प औषधि है, उन पर काम होगा। हमारे पास प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इस अंचल को, और जो प्रकृति ने दिया है
हम उसका प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए करेंगे तो मेडिकल कॉलेज खोलने के बहुत सारे फायदे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग से यह कार्य आने वाले दिनों में अवश्य ही पूरा होगा। हमारे यहाँ हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इन दोनों को बढ़ावा देने के पर्याप्त कारण हैं और इस क्षेत्र में भी अध्ययन के लिए तमाम क्षेत्र हैं जिन्हें इस विश्वविद्यालय में मुझे लाना है। जब हम वानिकी के क्षेत्र में काम करेंगे, कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे तो केवल रोजगार परक ही नहीं होगा, यह ज्ञान परक भी होगा और उससे इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं, जो कृषि उपज है, जो वनोपज है, उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन होगा। इस क्षेत्र के लोगों का लाभ होगा। शहद जितना शुद्ध इस क्षेत्र में मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जितना उत्तम कोट की खीर बनाने का चावल है कोदो, जिसकी ब्रांडिंग हमारा विश्वविद्यालय करता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। जितना उत्तम लाख इस क्षेत्र में हो सकता है वह कहीं नहीं होता। जितना उत्तम रेशम इस क्षेत्र में होता है और हो सकता है वह कहीं नहीं होता। इस पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। ये कुछ कार्य हैं, ध्येय हैं जिसे हमें करना है और आप सबके सहयोग से कर पाने में मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में आप सबने बहुत सहयोग किया है। मैंने सुबह जो संदेश आप सबके पास लिखित रूप से दिया था, उन सभी महानुभावों का मैं पुनः स्मरण करता हूं, पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, पुनः नमन करता हूं। और उसमें दो और लोग हैं जो संजोग से नहीं उल्लिखित हो पाए थे, श्री उमेश नायक जी, श्रीमती मीना पड़वार जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। उन लोगों ने भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे सभी महानुभाव, ऐसे सभी देवियों को मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से इस विश्वविद्यालय की रचना प्रक्रिया में भागीदारी की है। और ऐसे सभी शिक्षकों को जो इस विश्वविद्यालय की रचना के साथ यहाँ आए, ऐसे सभी कर्मचारियों को जो विश्वविद्यालय की रचना के साथ यहाँ आए, और उन सभी विद्यार्थियों को जो विश्वविद्यालय की रचना के साथ ही यहाँ पढ़ने के लिए आए, मैं एक बार पुनः बहुत साधुवाद देता हूँ। विशेष रूप से उन 3 नायकों को जिन्होंने विश्वविद्यालय का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। प्रोफेसर CD सिंह जी कुछ महीनों के लिए प्रभारी कुलपति के रूप में रहे, प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह जी लगभग 6 वर्ष तक इसे दिशा निर्देश देने वाले प्रोफेसर टीबी कट्टीमणि जी, अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी जो इसके अभ्युदय में लगे रहे, मैं सबको साधुवाद देता हूं। विश्वविद्यालय की महत्ता वहां के विद्यार्थियों, वहां के शिक्षकों के ज्ञान के कारण और कर्मचारियों की कुशलता और कर्मठता के कारण होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे शिक्षक ज्ञान की सभी विधाओं को यहाँ निरंतर प्रवाहित करेंगे, जिस तरह अभी कर रहे हैं, माँ नर्मदा की धारा की तरह। और उस ज्ञान धारा में यहाँ आने वाले विद्यार्थी प्लावित होते रहेंगे और जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो जो शिक्षण संस्थान का ध्येय होता है उसे अवश्य पूरा करेंगे। ज्ञानार्थ आइए विश्वविद्यालय परिसर में, और जब आप यहाँ से जाएं तो आप समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और सर्वोपरि मानवता की सेवा करें। एक बार पुनः स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं।